आज हम लोग पार्ट 4 में आ गए हैं। पार्ट 4 डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में डीपीएसपी बोलते हैं। डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। राज्य के नीति निदेशक तत्व, हिंदी में राज्य के नीति निर्देशक तत्व। यह आर्टिकल जो है आपको 36 से लेकर 51 तक है। इसका प्रोविजन दे रखा है आपको 36 से लेकर 51 तक। अब कुछ कुछ चीज़ आपको राइट डाउन वहाँ पे करते चलिएगा, तो सब चीज़ बताते चलते हैं, याद रखिएगा। ये कहाँ से लिया गया है, किस देश के संविधान से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। आप लोग इसको राइट डाउन कर लीजिएगा। हमारे देश, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। और आयरलैंड के संविधान में कहाँ से लिया गया था? स्पेन के संविधान से लिया गया था। ठीक है, ओके, याद रहेगा सबको। स्पेन नहीं, ये हम लोग का जो फॉर्म है, हम लोग जिस तरीके से अरेंज किए हैं इसको, यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और आयरलैंड जो अपने में इंट्रोड्यूस किया था, आयरलैंड के संविधान में जो आया था, वो स्पेन के संविधान से आया था। उन लोग का जिस तरह से फॉर्मेट होगा वो स्पेन के संविधान से लिया गया था। ठीक है, ओके। अब 2-3 चीज़ों पर बात करना है इसमें। अब इसमें है क्या हमारे पास? इसमें है कि हम लोग पढ़ के आए फंडामेंटल राइट, ओके, और फिर पढ़ रहे हैं डीपीएसपी पढ़ रहे हैं। तो अब इस 36 से 51 तक आर्टिकल में डीपीएसपी के फॉर्म में क्या क्या चीज़ है ये देखेंगे हम लोग। इसका क्या सेंसन है वो देखेंगे, इसका क्या लीगल वैलिडिटी है वो देखेंगे हम लोग। इसके बाद इसका जो क्लासिफिकेशन है, क्या क्या इसमें लिखा गया है वो देखेंगे। स्टेट को ये गाइडलाइन है वो देखेंगे हम लोग। सब आर्टिकल में लिखा हुआ है, मेंशन किया हुआ है। हम लोग इसको इस तरीके से करेंगे इसको। ठीक है, चलिए एक एक करके हम लोग करते चलते हैं, बताते चलते हैं कहाँ पे क्या क्या है। वैसे आप लोग डीपीएसपी के बारे में सुने होंगे, बहुत सारा सुने होंगे इसमें। ठीक है, ये डीपीएसपी है क्या? जैसे फंडामेंटल राइट में पढ़े हम लोग कि यह जो है हम लोगों को, यहाँ के नागरिकों को या कुछ कुछ जो है गैर नागरिकों को दिया गया अधिकार है, और स्टेट को मना किया गया है। हम लोग फंडामेंटल राइट्स को स्टेट के फॉर्म से निगेटिव बोलते हैं, ठीक है ना, क्योंकि स्टेट को मना किया गया है कि आप ऐसा नहीं करेंगे, आप डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे। निगेटिव है ना, उसमें सारा चीज़ में निगेटिव है, हाँ या ना? हाँ, उसमें कहा है स्टेट सेल नॉट डिनाई, स्टेट सेल नॉट, इस वर्ड इस्तेमाल किया गया है, यानी कि वो निगेटिव है, स्टेट के लिए निगेटिव है। स्टेट को मना किया गया है कि आप ऐसा नहीं करेंगे। बट डीपीएसपी जो देखेंगे आप, यह स्टेट के लिए पॉजिटिव कहा जाता है। इसमें कहा जाता है क्या कि आप, स्टेट को कहा गया कि आप ऐसा करेंगे। एक लोक कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए स्टेट को यह गाइडलाइन दिया गया कि आप ऐसा ऐसा कीजिएगा, आपको ऐसा करना चाहिए। एक अच्छा राज्य अगर बनाना है आपको, तो आपको ऐसा ऐसा करना है। हर एक आर्टिकल में लिखा है कि क्या क्या आपको करना है, क्या क्या गाइडलाइन है वो आपको करना है। ठीक, क्लियर? अब देखिए, हम लोग जब इसको पढ़ने लगते हैं डीपीएसपी को, तो उसमें कहीं पे क्लासिफिकेशन इस तरीके से नहीं दिया है कि जो आपको लगे कि अलग है। लेकिन जब इसको आप विस्तृत तरीके से इसको देखने लगिएगा, तो इसमें क्लासिफाइड कर दिया गया है। क्या क्लासिफाइड है? तो इसमें जो है आपका सामाजिक सिद्धांत की बात किया गया है। हम लोग जो बात किए हैं उसमें सामाजिक सिद्धांत, कुछ सामाजिक कॉन्सेप्ट को लिया गया है, कुछ गांधीवादी विचारधारा को इसमें इंट्रोड्यूस किया गया है।
जो गांधीवादी जो सोच है, जो गांधी की जो अपनी सोच थी एक स्टेट को लेकर, उन तरह के कॉन्सेप्ट को दिया गया है इसमें। या फिर कुछ जो इंटेलेक्चुअल पीपल हैं, जो बौद्धिक विचारधारा वाले लोग थे, उनकी बातों को इसमें जो है क्या किया गया है, रखा गया है। अब कहाँ कहाँ क्या रखा है हम आपको बताएंगे, मतलब बाद में बताएंगे इस चीज़ को हम। पहले हम लोग आर्टिकल 36 आते हैं, निकालिए आर्टिकल 36। आर्टिकल 36 में डिफिनेशन लिखा हुआ है। तो डिफिनेशन जो यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ वही डिफिनेशन है जो कि हम लोग पढ़े हैं कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल 12 में पढ़ते। हाँ, इन दिस पार्ट, यानी इस पार्ट के लिए, भाग 4 के लिए, अनलेस द कंटेस्ट अदरवाइज रिक्वायर, जब तक कि और कोई कंटेस्ट जो है इसकी जरूरत ना हो हमको, द स्टेट हैज़ द सेम मीनिंग एज द पार्ट 3। स्टेट का वही मतलब होगा जो पार्ट 3 में लिखा हुआ है, भाग 3 में लिखा हुआ है। और भाग 3 में आपको जो स्टेट का डिफिनेशन है वो आर्टिकल 12 में है। ठीक, यहाँ स्टेट का मतलब समझ में आ गया ये 36 वाला। हाँ, अब नेक्स्ट आइए हम 2 चीज़ बताते हैं डीपीएसपी के बारे में, ये कहना क्या चाहता है। ठीक है, हमारे पास एक केस है लाला राम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 2015 का केस है, लाला राम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। केस का नाम लिख लीजिए, लाला राम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 2015, वॉल्यूम 5, SCC, पेज नंबर 813। अब देखिएगा, जजमेंट सब पढ़ते हैं, ठीक है ना। सिंपल सा चीज़ है, इसका जो कॉन्सेप्ट है ना, हमारा जितना भी चीज़ हम लोग पढ़ेंगे डीपीएसपी के अंदर, इसका कॉन्सेप्ट है क्या कि आपको एक अच्छा राज्य बनाना है। एक स्टेट को अच्छा राज्य बनाने के लिए क्या क्या करना चाहिए, वो सब सारा चीज़ इसमें दे रखा है आपको। चाहे वो सामाजिक कॉन्सेप्ट को लेकर हो, चाहे वो आपको जो है इकोनॉमिकल कंडीशन को लेकर हो, चाहे वो बौद्धिक वाला कंडीशंस को लेकर हो, एक आपको अच्छे राज्य की संकल्पना की बात करेगा यह आपको आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक, जो हमारा डीपीएसपी है। अब इस केस का हम जजमेंट पढ़ते हैं, सुनिएगा। वेलफेयर स्टेट refers to the greatest good of greatest number and the benefit of all and the happiness of all। ठीक है ना, वेलफेयर स्टेट, इसमें बात किया गया है क्या, इसमें वेलफेयर स्टेट की बात की गई है। अभी बार बार बोल रहे हैं आपको लोक कल्याणकारी राज्य। डीपीएसपी में केवल आपको यही मिलेगा कि एक अच्छा राज्य बनाने के लिए, ठीक है ना, क्या चाहिए, एक अच्छा राज्य किसको मानते हैं, जहां पे क्या हो, बहुत सारी खुशियां हो, खुशी हो, हैप्पीनेस हो। ठीक है, लिखा हुआ है क्या, बेनिफिट ऑफ ऑल एंड द हैप्पीनेस ऑफ ऑल, सभी के फायदे की चीज हो और सभी के लिए खुशी की चीज हो, हैप्पीनेस ऑफ ऑल और बेनिफिट ऑफ ऑल। ठीक है, क्लियर। वेलफेयर स्टेट का क्या मतलब होगा, ये चीजें बताया गया है कि वेलफेयर स्टेट किसको बोलते हैं। आगे और क्लियर होगा। एक और केस है, एक और केस देखिए। एक अच्छा केस से पहले हम इसमें और कुछ जजमेंट हम पढ़ देते हैं, सुन लीजिएगा। इसमें द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर डिजाइन टू प्रोवाइड, अब सुनिएगा, सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी इन द कंट्री। सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। अब देखिएगा आप लोग, डेमोक्रेसी का मतलब जानते हैं, तो कहता है कि सोशल डेमोक्रेसी और इकोनॉमिकल डेमोक्रेसी, इसकी बात की जाएगी इसमें। ठीक है ना, अभी हम लोग पॉलिटिकल डेमोक्रेसी तो देख ही रहे हैं, ठीक है ना, प्रजातंत्र हम लोग जो चुनते हैं लोगों को, हमारा डेमोक्रेसी का मतलब जानते हैं, जनता का शासन। तो कहता है इसमें भी सोशल डेमोक्रेसी और इकोनॉमिकल डेमोक्रेसी का सारा कॉन्सेप्ट है। ठीक, नेक्स्ट। अब एक केस है हमारे पास, केस देख लीजिएगा, लिखा हुआ है अशोका स्मोकलेस कोल इंडिया लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। केस लिख लीजिए, बड़ा अच्छा केस है। अशोका स्मोकलेस, स्मोकलेस का मतलब धुआं रहित, स्मोकलेस कोल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, कोल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया।
2007 का केस है। लिख लिए केस सारे लोग। अशोका स्मोकलेस कोल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 2007 का केस है यह। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट वेन एवर एन एक्शन इज टेकन बाय स्टेट, जब भी राज्य के द्वारा कोई एक्शन लिया जाएगा, कोई काम किया जाएगा, इन कंसोनेंस विद द प्रोविजन लेड डाउन इन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल, यानी डीपीएसपी के अंदर जो हमारे पास जो आर्टिकल हैं उसके तहत जब भी कोई स्टेट कोई एक्शन लेगा, द सेम इज कंसिडर्ड टू बी रीजनेबल एक्शन। ठीक है, रीजनेबल एक्शन होना चाहिए, क्योंकि आगे पढ़ेंगे कि इसका कोई लीगल सैंक्शन नहीं है। अगर स्टेट ऐसा नहीं करेगी तो आप उसके अगेंस्ट में किसी कोर्ट में नहीं जा सकते हैं, बट वो रीजनेबल एक्शन होना चाहिए। ओके, यहां पे कह रहा है कि रीजनेबल एक्शन होना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट, एक केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, एक केस और लिख लीजिए, केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। अब देखिएगा, सुनिएगा, हम बार बार वेलफेयर ऑफ स्टेट बोल रहे हैं, वेलफेयर ऑफ स्टेट बोल रहे हैं, सब जगह यही मिलेगा, वेलफेयर ऑफ स्टेट। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट फंडामेंटल राइट्स and directive principles aim at the same goal of bringing about a social revolution and establishment of welfare state, and they can be interpreted and applied together। बिल्कुल सिंपल सा, आपको डीपीएसपी का बार बार जिक्र कर रहे हैं, हमको एक वेलफेयर स्टेट बनाना है और इसके लिए क्या क्या चीजें चाहिए ये आपको डीपीएसपी में दे रखा है। ओके, ये स्टेट के मर्जी पे छोड़ दिया है, स्टेट को गाइडलाइन देके छोड़ दिया गया है उसके मर्जी पे कि इस तरह की का अगर काम आप करेंगे, इस तरह का अगर आप एक्ट करेंगे, इस तरह से अगर एक्शन लेंगे आप, तो आपका स्टेट एक वेलफेयर स्टेट कहलाएगा। क्लियर? तो इसमें जो केशवानंद भारती वाले केस में कहा गया है, कहा कि फंडामेंटल राइट और आपको जो डीपीएसपी है इसको इस तरीके से अप्लाई कीजिए कि आपका क्या करें, दोनों काम की चीज़ें हैं और दोनों को आप इस तरीके से अप्लाई कीजिए कि एक वेलफेयर स्टेट बने, वेलफेयर स्टेट का एस्टेब्लिशमेंट हो, सोशल रिवोल्यूशन आए और वेलफेयर जो है स्टेट का एस्टेब्लिशमेंट हो। क्लियर? अब देखो एक बड़ा अच्छा और इसमें केस है, आप लिखते चलिएगा केस का नाम, सब बड़ा अच्छा केस है, मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। मिनर्वा मिल्स, सब केस याद रखिए, लीडिंग केस है, MINERVA, MINERVA, मिनर्वा मिल्स MILLS मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, देख सुनिएगा, पढ़ते हैं जजमेंट इसका। ये केस है आपको 1980 का, 1980। केस नंबर वो 1973 का, वो तो बहुत लीडिंग केस है, 1973 का केस है, केशवानंद भारती का केस 1973। अभी बताए कहाँ हैं हम? हाँ, याद है, हम बताएंगे हम। ठीक है, वर्ष 1980 का केस है मिनर्वा मिल्स का। ठीक है, इसमें सुनिए क्या इस केस का क्या जजमेंट है मिनर्वा मिल्स का। फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एन एंड इन देमसेल्व्स बट दे आर मीन्स टू एन एंड एंड द एंड इज स्पेसिफाइड इन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर कंसिडर्ड एज एन इंडेक्स ऑफ पब्लिक पर्पज। ठीक है,
अब देखिएगा डायरेक्टिव डीपीएसपी के बारे में लिखा हुआ है मिनरवा मिल्स में भी, और इससे पहले अगर आप मिनरवा मिल्स पढ़े होंगे, अगर आप लोग देखे होंगे तो ये और एक दो जगह पे यूज हुआ है। कहाँ पे यूज किए हैं हम लोग मिनरवा मिल्स को? आनंद याद नहीं है? मिनरवा मिल्स वाला केस कभी पढ़े हैं कहीं पे? कहाँ पढ़े हैं बताइएगा आप लोग, कहाँ पढ़े हैं मिनरवा मिल्स को? ठीक है, देख के रखिएगा। बाकी इसमें जो डीपीएसपी के बारे में बात कहा गया है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। हाँ चलिए, मिनरवा मिल्स को देखिएगा आप लोग, पूरा फैक्ट पढ़िएगा, उसका जजमेंट सब पढ़िएगा। तो यहाँ पे जो क्या कह रहा है वो हम बता दे रहे हैं केवल। यहाँ पे ये चीज़ कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एन एंड इन देमसेल्व्स, वो अपने आप में एंड नहीं है, एंडिंग पॉइंट नहीं है, बट दे आर मीन्स टू एन एंड एंड द एंड टू स्पेसिफाइड इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। यानी कि यह भी यही चीज़ कह रहा है कि आपको इसको जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स तक जाने के लिए डीपीएसपी जब तक आपका अच्छा नहीं रहेगा, आप फंडामेंटल राइट्स के साथ जो है जस्टिफाइड नहीं हो पाइएगा। अगर आप एक अच्छे लोक कल्याणकारी राज्य का गठन नहीं कर पाए तो वहाँ लोगों को आप फंडामेंटल राइट्स भी नहीं दे पाएंगे सही तरीके से। जैसे कि हम लोग वहाँ पढ़ते हैं, आर्टिकल 21 में पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं आर्टिकल 21 में? कि आदमी को स्वच्छ हवा मिलना चाहिए, पढ़े ना, हमको है ना, पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट हमको होना चाहिए। बताइए, वहाँ तो पढ़े हैं पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट आर्टिकल 21 में, हाँ या ना, याद है कि नहीं? और इसमें क्या पढ़ेंगे हम लोग? इसमें पढ़ेंगे कि हम लोग वनों का संरक्षण करेंगे, ठीक है ना, हम लोग पेड़ पहाड़ नदी वन एनवायरनमेंट उसका संरक्षण करेंगे। तो जब उसको संरक्षण करेंगे हम लोग, ठीक है ना, स्टेट करेगी संरक्षण, तब तो आपको पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट मिलेगा। बोलिए। तो फंडामेंटल राइट तक पहुंचने के लिए जो है, ठीक है ना, हमको डीपीएसपी का होना बहुत जरूरी है। क्लियर? बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? हाँ, तो ये चीज़ें आपको ये मिनरवा मिल्स में ऐसा चीज़ें कहा गया था, इसको देख लीजिएगा आप मिनरवा मिल्स के केस को। तो ये आपको डीपीएसपी से कुछ रिलेटेड जो है केस स्टडी किए थे अभी। आर्टिकल 36 बताए हैं, 36 क्या कह रहा है। अब आइए, हम अभी एक क्लासिफिकेशन कर रहे थे इसमें, कि इसमें क्लासिफिकेशन में हम लोग इसमें पढ़ते हैं इसमें क्या कि इसमें क्या क्या कॉन्सेप्ट है। हम बोले कि इसमें क्या क्या कॉन्सेप्ट है, तो सबसे पहले सामाजिक सिद्धांत की बात की गई है, ठीक है ना। आर्टिकल आप लोग आ जाइए 38 में, आप लोग लिख लीजिए पहले, बाद में हम एलोबरेट करते हैं। जो सामाजिक कॉन्सेप्ट की हम लोग बात कर रहे थे, आर्टिकल 38 अंडरलाइन कर लीजिएगा, आप लोग टिक कर लीजिए। आर्टिकल 39 पेपर पे कहीं लिख लीजिए, जब एलोबरेट करेंगे तो समझ में आ जाएगा कि इसमें क्या कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है। आर्टिकल 38, आर्टिकल 39, आर्टिकल 39A, आर्टिकल 41, ये आप लोगों को पीटी वगैरह समय पूछता है। आर्टिकल 41, आर्टिकल 42, आर्टिकल 43 एंड आर्टिकल 47, ये सोशलिस्टिक प्रिंसिपल है, ठीक है ना, सामाजिक सिद्धांत पे आधारित ये आर्टिकल है, ठीक है ना। इसका जो है सोशलिस्टिक प्रिंसिपल है कि समाज के लिए जो सामाजिक जो समानता की हम लोग बात कर रहे हैं, हम लोग वहाँ भी राइट इक्वलिटी पढ़ रहे थे। क्या बोले हैं कि डीपीएसपी अगर आपका अच्छा नहीं होगा, ठीक है ना, तो फंडामेंटल राइट्स आपको नहीं अच्छे तरीके से मिल पाएगा। ओके, जैसे हम लोग वहाँ पे कहते हैं, हम लोग वहाँ पे आर्टिकल 21 के अंदर ही पढ़े थे, ठीक है ना, कि जीविका का मतलब साधन होना चाहिए, है ना, राइट टू लाइफ वहाँ है ना, जीविका का साधन। बोलते चलिएगा आप लोग, याद है कि नहीं तो बोलेंगे फिर। हाँ, और यहाँ पे क्या कह रहे हैं, यहाँ पे कह रहे हैं कि आपको जो है समान काम समान वेतन की बात कर रहे हैं हम लोग डीपीएसपी में बात करते हैं समान काम समान वेतन, कि अगर एक आदमी जो दो आदमी अगर एक ही तरह का काम कर रहा है तो उसको क्या होना चाहिए, मतलब कि समान उसको पैसा, इक्वल पे,
इक्वल पे होना चाहिए, समान काम के लिए समान वेतन होना चाहिए। और अभी आप लोग सुने भी हैं टीचर वगैरह सब जो सुप्रीम कोर्ट में हल्ला कर रहा है इस बात को लेके। तो ये आपका सोशलिस्टिक प्रिंसिपल है, जो जितने भी आर्टिकल अभी लिखा है हम, सोशलिस्टिक प्रिंसिपल है। सोशल इक्वलिटी पर बेस्ड लोग बात कर रहे हैं हम लोग, सोशल जो डेवलपमेंट की बात है वो बात कर रहे हैं हम लोग, सोशल रिवोल्यूशन की बात कर रहे हैं हम लोग इसके अंदर, ठीक है। ये सोशलिस्टिक प्रिंसिपल है हमारा। क्लियर? कौन कौन सा आर्टिकल आएगा इसके अंदर बोल दिए हैं। आर्टिकल 38, आर्टिकल 39, 39A, 41, 42, 43, 43A, 47। हो गया, सोशलिस्टिक प्रिंसिपल है। अब आ जाइए, अब आपको बोले इसमें गांधी जी का थॉट्स है, इसमें गांधीयन थॉट्स। दूसरा क्लासिफिकेशन इसमें इसको कैसे करते हैं हम लोग, गांधीयन थॉट्स के रूप में। गांधी जी की जो विचारधारा थी कि एक ऐसा राज्य होना चाहिए, गांधी जी जो अपने कंसेप्ट दिए थे कि इस तरह का एक समाज की कल्पना आपको करना है, एक ऐसे रामराज्य की बात करते थे, एक ऐसे आपको एक ऐसे स्टेट की कल्पना करना है, वेलफेयर स्टेट की कल्पना करना है। जो गांधीयन जो थॉट्स आपको देखने को मिलेगा वो है आर्टिकल आपको 43, आर्टिकल 43, 43B, 46 एंड 48, 46 के बाद 47, 48, 47 एंड 48, ये गांधीयन थॉट्स है। अब उस आर्टिकल के अंदर क्या क्या है हम लोग देखेंगे। ये सोशलिस्टिक प्रिंसिपल बताए थे इसको, सामाजिक सिद्धांत सोशलिस्टिक प्रिंसिपल। हाँ, वो सोशलिस्टिक प्रिंसिपल है जिसमें कि एक हम लोग जो सामाजिक सिद्धांत जानते हैं हम लोग बोलते हैं कि समाज में इक्वलिटी होना चाहिए, ठीक है ना, जो हमारा सोशल कॉन्सेप्ट है हमारा, क्योंकि सोशल वेलफेयर की बात हम लोग इसमें किए थे। इसमें हम लोग वेलफेयर ऑफ स्टेट की बात कर रहे हैं, तो समाज से ही तो आपका स्टेट बनता है ना। दैट इज हम लोग उसको बोलते हैं सोशलिस्टिक प्रिंसिपल बोलते हैं इसको हम लोग, ठीक है ना। ओके, गांधीयन थॉट्स है। अभी जो आर्टिकल हम लोग जो आर्टिकल देखे हैं उसमें गांधीयन थॉट्स है, गांधी जी की विचारधारा है। गांधी जी जैसा सोचते थे कि इस तरह का कॉन्सेप्ट होना चाहिए एक अच्छे वेलफेयर स्टेट के लिए, वो डाले हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है हमारा इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स, लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स, तीसरा नंबर, थर्ड क्लासिफिकेशन, लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स। इसको हम लोग कहते हैं ना बौद्धिक विचारधारा। आर्टिकल 44, आर्टिकल 44, आर्टिकल 45, आर्टिकल 48, आर्टिकल 48A, 49, 50, 51। तीनों हम लोग इसमें तीनों प्रिंसिपल्स को देखेंगे हम लोग, सोशल एस्पेक्ट में भी देखेंगे, सोशल कॉन्सेप्ट में भी देखेंगे। गांधी जी का जो आइडियोलॉजी है वो भी देखें हम लोग को देखने को मिलेगा इसमें। और जो हमारा लिबरल जो कंसेप्ट है, हमारा लिबरल प्रिंसिपल है, हमारा क्या कहते हैं इसको, इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल, लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स जो हमारा है वह भी इसमें देखने को मिलेगा। तो तीनों तरह के आइडियोलॉजी को हम लोग इसमें जो है पढ़ेंगे, आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक। ओके, ठीक है, क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? हाँ, अब एक एक आर्टिकल एलोबरेट करेंगे हम, ठीक है ना। कुछ कुछ आर्टिकल पढ़ते हैं, सुनिएगा ध्यान से। 36 हम पढ़ दिए हैं, 37 में आइए। 36 में क्या पढ़े हम लोग? 36 में हम लोग पढ़े कि यहाँ पे स्टेट का वही मतलब होगा जो पार्ट 3 में, भाग 3 में, यानी कि फंडामेंटल राइट्स में जो आर्टिकल हम लोग 12 में पढ़े, यहाँ स्टेट का मतलब वही होगा।
क्लियर? 37 आइए अब, एप्लीकेशन ऑफ द प्रिंसिपल्स कंटेंट इन दिस पार्ट। 37 सुनिएगा। 37 द प्रोविजंस कंटेंट इन दिस पार्ट। सुनिएगा ध्यान से, हम लोग अभी पढ़ेंगे ना हम लोग कि इसके पीछे क्या सेंसेंस है, सेंसेंस बिहाइंड जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल। सेंसेंस जानते हैं, ये वर्ड लिख लीजिए, सेंसेंस, SANCTIONS, सेंसेंस। फंडामेंटल राइट के पीछे क्या सेंसेंस है, बताएं कोई जरा हमको। व्हाट आर द सेंसेंस बिहाइंड फंडामेंटल राइट? हाँ, तो अब हम तो पूछ रहे हैं व्हाट आर द सेंसेंस बिहाइंड फंडामेंटल राइट, तो वहां पे सेंसेंस है आर्टिकल 32 कि अगर आप फंडामेंटल राइट को इन्फ्रिंज करेंगे तो 32 में सुरक्षा की जाएगी आपको। ये ना सेंसेंस है, उसका पनिशमेंट जिसको बोलते हैं हम लोग, रिमेडी जो बोलते हैं हम लोग। सेंसेंस का मतलब समझे? हाँ या ना? हाँ, वर्डोलॉजी को समझिएगा, कुछ से कुछ मत लिखिएगा, ठीक है? तो जो क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है उसको समझिएगा। अब यहाँ पे हम लोग का क्या कर रहा है 37, तो जब सवाल ये आएगा कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के पीछे क्या सेंसेंस है आपका, ठीक है ना, क्या यह जो है लीगली इन्फोर्सेबल है, स्टेट पॉलिसी जो है आपका DPSP लीगली इन्फोर्सेबल है या इसके पीछे कोई सेंसेंस है? तो अब इसका जवाब आपको आर्टिकल 37 में मिलता है। पढ़ते हैं, सुनिएगा 37 आर्टिकल। द प्रोविजन कंटेंट इन दिस पार्ट शेल नॉट बी इन्फोर्सेबल बाय एनी कोर्ट। कि हम लोग इस पार्ट में, पार्ट 4 में जो पढ़ेंगे हम लोग, जो भी इसमें लिखा हुआ है, जो भी कंटेंट है इसमें, ठीक है ना, वह इन्फोर्सेबल नहीं होंगे। शेल लिखा हुआ है, शेल मतलब है नहीं होंगे, कोई डिस्क्रिप्शन नहीं। शेल नॉट इन्फोर्सेबल बाय एनी कोर्ट, किसी कोर्ट में जाकर आप इसको इन्फोर्स नहीं करवा सकते हैं। बट द प्रिंसिपल्स देयर इन लेड डाउन आर नेवरथलेस फंडामेंटल in the governance of the country and it shall be the duty of the state to apply this principle in making laws। बस इतना सा चीज लिख रहा है 37 में, यही इसका लीगल एस्पेक्ट है, ठीक है ना। इसका जो हमारा लीगल एस्पेक्ट है आर्टिकल 37 का, बस ये 2 बात में खत्म कर रहा है। क्या कह रहा है कि आप इसको किसी भी कोर्ट से इन्फोर्स नहीं करवाएंगे, नहीं करवा सकते हैं। अगर स्टेट को जो दे दिया गाइडलाइन कि आपको ऐसा करना है और स्टेट अगर ऐसा नहीं किया मान लीजिए, तो आप फंडामेंटल के राइट, जैसे फंडामेंटल राइट में हम लोग कोर्ट चले जाते थे, हम लोग इसमें DPSP के वायलेशन से या DPSP को फुलफिलमेंट नहीं अगर कर रहा है कोई स्टेट, तो हम कोर्ट जाकर उसको लागू नहीं करवा सकते हैं। कि बिहार सरकार इलेक्शन नहीं करवा रही है, पंचायत का मुखिया का इलेक्शन नहीं करवा रही है, हम लोग कोर्ट नहीं जा सकते हैं इसके लिए। जो भी DPSP में लिखा हुआ है उसको लागू करवाने के लिए हम लोग कोई कोर्ट मूव नहीं कर सकते हैं, कोर्ट से लागू नहीं होगा ये, ठीक। एक बात। दूसरा बात कि आगे लिखा है, बस वही आगे भी वही बात लिखा जो भी केस में पढ़ते आए हैं हम लोग, कि ऐसा नहीं कि ये यूजलेस है, अगर आप कोर्ट से लागू नहीं करवा सकते हैं तो यूजलेस है, इसका कोई मतलब नहीं बनता है, का ऐसा नहीं है। क्या कह रहा है कि ये जो है हम जो बताए हैं DPSP में आपको, यह भी आपको गुड गवर्नेंस के लिए जरूरी है। बात समझे? गुड गवर्नेंस के लिए, एक अच्छा सुशासन होने के लिए यह जरूरी है, ठीक है। कोर्ट से लागू नहीं होगा, लेकिन बट द प्रिंसिपल देयर इन द लेड डाउन आर नेवरथलेस फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री, ठीक है। किंतु फिर भी इनमें अधिकथित तत्व देश के शासन में मूलभूत है और विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। ये स्टेट की ड्यूटी होगी कि आप इसको देखिए, आप इसको फॉलो कीजिए।
हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप लागू नहीं कर, मतलब कि आपको कोर्ट से लागू करवाना है, लागू नहीं होगा कोर्ट से, ठीक है, लेकिन यह भी गुड गवर्नेंस की जरूरी है। आपसे लोग सवाल करेंगे, हम एक दो केस पढ़ेंगे अभी इसको लेके, जहां क्या लिखा हुआ है कि अगर आप डीपीएसपी को नहीं लागू करवाते हैं तो जब जब इलेक्शन होगा और आप अपनी बातों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे तो जनता आपसे क्वेश्चन करेगी, ठीक है, कोर्ट से लागू नहीं होगा लेकिन जनता तो आपसे क्वेश्चन करेगी इस चीज को लेकर, तो इसके लिए आप आंसरेबल रहिएगा। इसका यही मतलब हुआ है इसका। क्लियर? हाँ या ना? एक केस है हमारा, लिली थॉमस का केस है, बड़ा अच्छा केस है यह भी, लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। लिली थॉमस, ये सब केस याद रखिएगा, सपने में भी मत भूलिएगा ये सब केसों को। लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2000 ईस्वी का केस है, 2000। लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अब सुनिएगा, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट सुनिएगा। कोर्ट हैज नो पावर टू गिव डायरेक्शंस फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ डीपीएसपी। साफ साफ इसमें कहा गया है, जब हम लोग सेंसन की बात करते हैं, हम लोग लीगल इन्फोर्सिबिलिटी की बात करते हैं डीपीएसपी को, तो कहा गया है साफ सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि कोर्ट के पास कोई अधिकार नहीं है, नो पावर, कि कोई डायरेक्शन दे किस बात को लेके, डीपीएसपी को लागू करवाने के लिए, इन्फोर्स करने के लिए कोई डायरेक्शन इशू करे, कोर्ट के पास ऐसा कोई अधिकार नहीं है। ठीक। However, the courts are bound to evolve, affirm and adopt principle of interpretation which will further and not hinder the goal set out in DPSP। हाँ, लेकिन सिंपल सा चीज़ है कि लेकिन बाउंड हैं हम लोग इस बात को लेकर कि जब कभी किसी चीज़ को इंटरप्रेट करेंगे, हम लोग किसी चीज़ को जब हम लोग इंटरप्रिटेशन के अंदर लाएंगे, कोई ऐसा हमारे पास सेक्शन आएगा, कोई एक्ट आएगा, कोई लॉ आएगा, कोई रेगुलेशंस आएगा, तो जब हम लोग उसको इंटरप्रिटेशन करेंगे तो हम लोग इस तरीके से उसको इंटरप्रेट करेंगे कि डीपीएसपी का जो गोल है, डीपीएसपी का जो लक्ष्य है, जो ऑब्जेक्टिव है, ठीक है ना, वो भी कवर हो इसके अंदर। ठीक है ना, बहुत अच्छी बात है। हाँ ठीक है, हम डायरेक्शन देने के लिए बाउंड नहीं है, ठीक है, नहीं किसी स्टेट को नहीं कहेंगे कि आप ऐसा कीजिए, डीपीएसपी में लिखा हुआ आप ऐसा कीजिए, नहीं कह सकते हैं, पावर नहीं है मेरे पास। लेकिन जब कभी कोई लॉ का इन्फोर्सिबिलिटी की बात, लॉ के कोई क्या कहते हैं लीगलिटी की बात आएगी, लॉ को जब हमको इंटरप्रेट करना होगा, किसी कोर्ट को इंटरप्रेट करना होगा लॉ को, तो इस तरीके से इंटरप्रेट करे उसको, वर्डोलॉजी को या सेक्शंस को या लॉ को इस तरीके से इंटरप्रेट करे कि जो ऑब्जेक्ट है हमारा डीपीएसपी का, जो हमारा गोल है, जो उद्देश्य है, जिस कारण से लिखा गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, वो भी कवर हो जाए इसके अंदर। क्लियर? हाँ या ना? हाँ, एक केस आपका और अच्छा केस हम पढ़ते हैं। अब हम लोग अभी जस्ट सेंसन की बात पढ़ रहे थे ना, जैसे कुछ लाइन हम पढ़ देते, बड़ा अच्छा लाइन है, हम पढ़ देते हैं हम। डीपीएसपी का जो क्रिटिसिज्म होता है इस बात को लेके भी होता है, ठीक है ना, कि दैट दे आर नॉट बाइंडिंग, कि वो बाइंडिंग नहीं है स्टेट पर, ठीक है। दे हैव नो लीगल सेंसन बिहाइंड देम, कोई लीगल सेंसन नहीं है इसके पीछे, आप इसको कोर्ट से इन्फोर्स नहीं करा सकते, इसका मतलब कोई लीगल सेंसन नहीं है, कोई पनिशमेंट नहीं है कि अगर स्टेट ऐसा नहीं करेगा तो आप कहीं से कुछ करवा लीजिएगा उसको, ऐसा कोई लीगल सेंसन नहीं है। एक अम्बेडकर जी का एक वो है, हम पढ़ देते हैं, ठीक है ना। डॉक्टर अम्बेडकर एक्सप्लेन द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली डिबेट, जब कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का डिबेट हो रहा था, उन्होंने उसको जब इसको डीपीएसपी को समझाया तो उन्होंने लिखा इस पर दैट ऑल्दो देयर इज नो सेंसन अगेंस्ट द स्टेट इन द लीगल सेंस, इसका कोई लीगल सेंस में इसका कोई सेंसन नहीं है, कोई पनिशमेंट नहीं है, कुछ भी इसका रेमेडी नहीं है इसके इन्फ्रिंजमेंट पे। इफ इट डज नॉट इम्प्लीमेंट दिस डायरेक्टिव्स स्टेट वुड बी आंसरेबल टू द पीपल। हाँ, अब क्या लिख रहे हैं, जब वो डिबेट कर रहे तो उन्होंने कहा कि ठीक है लीगल सेंसन्स नहीं है, कोर्ट में इन्फोर्सेबल नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर कोई स्टेट इस डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को नहीं मानता है, नहीं इसको लागू करता है, स्टेट शुड बी आंसरेबल, वो जवाबदेह होगा टू द पीपल, लोगों के प्रति, एट द टाइम ऑफ इलेक्शन, इलेक्शन के समय में, चुनाव के समय में, एंड पीपल वुड रिजेक्ट द गवर्नमेंट, और लोग क्या करेंगे, उस सरकार को रिजेक्ट कर देगी।
विच डिड नॉट टेक स्टेप्स टुवर्ड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस डायरेक्टिव्स, जो इसको फॉलो नहीं करेगा, जो राज्य इसको लागू नहीं करेगा, चूँकि हम वेलफेयर स्टेट की बात कर रहे हैं, तो जो राज्य इसको लागू नहीं करेगा, अपने लोगों को इसका फ़ायदा नहीं पहुंचाएगा, उस स्टेट के लोग क्या करेंगे, अपने सरकार को रिजेक्ट कर देगी, इलेक्शन में वोट नहीं करेगी उसको। ठीक है, यही सबसे बड़ा सेंसन है इसका। ये अम्बेडकर जी अपने डिबेट में कहे कि यही सरकार के लिए, यही स्टेट के लिए सबसे बड़ी सज़ा है कि लोग क्या करेंगे, उसका चुनाव नहीं करेंगे। क्लियर? यही आपका आर्टिकल 37 है। 36 हो गया, 37 हो गया। ये सब केस आप लोग देख लिए, इस सब केस को ध्यान में रखिएगा। बाकी आज इतना ही।